नमस्कार, स्वागत है आपका मनी9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शेयर पर जिसने थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान कर रखा है। मैं बात कर रहा हूं पेटीएम की। नतीजे उसके आए हैं और नतीजे कह सकते हैं आप थोड़ा इधर उधर हैं और वो अभी सर से समझेंगे, लेकिन नतीजों के बावजूद भी शेयर दौड़ रहा है। क्या कुछ है मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बता दूं। और हुआ ये है कि शेयर में आज जो है 9.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। शेयर का आज जो है इंट्राडे हाई जो छुआ है इसने वो है 892.40 का। तेजी के बावजूद 2025 ये ईयर टू ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 11% से ज़्यादा की गिरावट इसमें रही है। बीते एक साल में 2.5 गुना से ज़्यादा चढ़ चुका है शेयर। 8 मई 2024 को इसने 310 का 52 वीक का हाई छुआ था। ये पूरा मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इस पर दे रहा हूं और इस पूरे मुद्दे पर अब जरा विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। पेटीएम का शेयर पे मैं एक थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा था लोगों को, उम्मीद है ठीक ठाक दी होगी। अब सर नतीजे आए हैं हाल में, कल की ही बात है, और नतीजे कैसे आए हैं आप बेहतर जानते होंगे। नतीजों के बावजूद ये शेयर चल रहा है, क्यों चल रहा है? सबसे पहला सवाल ये, कोई खास कारण? मैं एक एक करके ना धीरे धीरे आता हूँ। रेवेन्यू से लेकर मुनाफे तक पहुंचेंगे। मुनाफा तो नहीं, वैसे घाटा हुआ है और घाटे के बावजूद शेयर चल रहा है, ये आपका सवाल होगा। तो रेवेन्यू इनका आप देखेंगे ईयर ईयर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 16% के आसपास घटा है। 1912 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने इस बार रिपोर्ट किया। लेकिन इस रेवेन्यू में भी आपको बता दूं, थोड़ा आप डिटेल में देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पर जो रेवेन्यू है वो 5% के आसपास ग्रो किया है। तो साल दर साल भले ही आपको जो रेवेन्यू 16% गिरता हुआ दिखा है, क्वार्टर बेसिस पर बेस छोटा है। 1800 करोड़ समथिंग का नंबर था इनका रेवेन्यू का, उससे करीब 5% के आसपास की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। तो कम पेमेंट प्रोसेसिंग फीस के चलते रेवेन्यू के ऊपर दबाव देखने को मिला। लेकिन Q4 में इनकी जो GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें 19% की बढ़त है। 5.1 लाख करोड़ का जो नंबर है वो इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब मेन बात आती है इनका घाटा जो है। घाटा अगर आप देखेंगे 551 करोड़ था, वो घटकर आ गया 545 करोड़ रुपए पर। अब मैं आपको बता दूं कि बाजार मान के चल रहा था कि इस बार ये मुनाफे में आती हुई दिखेगी कंपनी, उसके सामने आ गया घाटा। तो फिर शेयर क्यों चल रहा है? अब यही हैरान करने वाली बात है, यही समझने वाली बात है। तो इसमें कैच ये है कि इस बार ये जो इनको 544.6 या 545 करोड़ का घाटा हुआ है, उसमें एक मुश्त घाटा यानी कि एक एक्सेप्शनल लॉस है 522 करोड़ रुपए का, जिसमें 492 करोड़ रुपए का एक एक्सेलरेटेड एक्सपेंस है ईसॉप को लेकर, यानी कि इनके ऊपर पहले से ही आ गया और एक अब पूरा जो खर्च है वो खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा विजय शेखर शर्मा जी ने अपने जो ईसॉप के तरह के रूप में शेयर मिले थे 2.1 करोड़, उनको सरेंडर कर दिया था वॉलंटरीली। उन्होंने कहा था मैं नहीं कन्वर्ट करूंगा, मैं उनको भुनाऊंगा ही नहीं। तो उसका जो एक एक्सेलरेटेड एक्सपेंस है इन्होंने इसी क्वार्टर में ले लिया 492 करोड़ रुपए का, प्लस एक 30 करोड़ रुपए का एक एम्पेयरमेंट कॉस्ट भी है। इन्होंने एक सब्सिडरी में निवेश किया था, उसका इंपैक्ट 30 करोड़ का आया। तो 492 और 30 को मिला लीजिए 522 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस है, जिस वजह से हमने देखा कि इस बार इनको 445 करोड़ रुपए का माफ कीजिए 545 करोड़ रुपए का घाटा होता हुआ दिखा है। इस एक्सेप्शनल लॉस को आप हटा दीजिए 522 करोड़ रुपए के, तो अगर आप देखेंगे तो 545 में से अगर आप 522 हटा देंगे तो बचा कितना? 23 करोड़। यानी कि ये जो वन टाइम लॉस है, जो एक्सेप्शनल लॉस है ईसॉप के चलते या फिर सब्सिडरी में निवेश के चलते, इसको आप हटा देंगे तो महज 23 करोड़ रुपए का घाटा बचता है। और अन्य आय का नंबर भी आप देखेंगे तो 132 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। अब आप कहेंगे कि अन्य आय बढ़ना किस कंपनी के लिए अच्छा होता है? आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आपका मेन बिजनेस बढ़ना चाहिए। मैं आपको आगे समझाता हूं कि इस अन्य आय बढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है। इन नंबर्स की मैं खासियत बता रहा हूं आपको। घाटा मैंने बता दिया कि घाटा जितना दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट इतना नहीं है, और इनके रेवेन्यूज भी घटे हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। और उसके साथ साथ आप देखिए जो इनके साउंड बॉक्सेस हैं, जो डिवाइसेस हैं, 7 लाख का एडिशन इस बार नंबर्स में देखने को मिला। और इनका जो मर्चेंट बेस है वो बढ़कर 44 मिलियन यानी कि 4.4 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। मर्चेंट लोन 13% बढ़े हैं और इसी वजह से आप देखिए इनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ है तिमाही दर तिमाही बेसिस पर वो 9% के आसपास का देखने को मिला। तो ये कुछ खासियत है नंबर्स की, और इंटरनल्स हैं, डिटेल्स हैं, जिसको आप ध्यान से अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि नंबर्स के बाद स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। तो सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि भले ही घाटा दिखाई दे रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। हाँ। क्या
हम ये उम्मीद करें कि आगे मुनाफे में आने वाली है और इस पर ब्रोकरेज की कोई राय सामने आई है? ये सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी सवाल है। हर कोई जानना चाहता है कि पेटीएम कब मुनाफे में आती हुई दिखेगी, राइट? क्योंकि जब से लिस्टिंग हुई है 2150 के दर्शन कभी नहीं हुए जो इनका इशू प्राइस था, और अब यही एक होप है कि अगर शेयर को चलना है तो इनको मुनाफे में आना पड़ेगा, एटलीस्ट अबिडा लेवल पे पॉजिटिव, यानी कि कामकाजी फ्रंट पर इनको पॉजिटिव नंबर लाना पड़ेगा। तो जहां तक मुनाफे की बात है, तो नंबर्स के बाद यानी कि नतीजों के बाद जो कल शाम को आए बाजार बंद होने के बाद, मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि अगली तिमाही से ही मुनाफे में आ जाएंगे। ये तो अगली मतलब जो अभी हम जिस तिमाही में बैठे हैं, इन्होंने Q4 के नंबर्स दिए हैं, Q1 FY26 यानी कि ये जो वित्त वर्ष शुरू हुआ है उसकी पहली तिमाही में ही ये मुनाफे में आ जाएंगे। ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है कि हो सकता है कि हम मुनाफे में आ जाएं, क्योंकि जो ईसॉप खर्च आए हैं, ये वन टाइम लॉस जो है ये अगले क्वार्टर में नहीं होगा, क्योंकि वन टाइम जो होता है मतलब एक ही बार का एक मुश्त, तो अगली तिमाही में नहीं होगा। तो उस वजह से अगर थोड़े नंबर्स में और इंप्रूवमेंट आ गया, बाकी चीज़ें सही रहेगी, तो ये मुनाफे में आ सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा। ब्रोकरेज हाउसेज की आपने बात करी, तो मोतीलाल ओसवाल का तो मानना है कि अबिडा पॉजिटिव होने में, यानी कि कामकाजी फ्रंट पर इनको मुनाफे में आने में या फिर पॉजिटिव होने में FY27 यानी कि अगले वित्त वर्ष तक का समय लगेगा। अगले वित्त वर्ष में कभी हो सकता है कि ये अबिडा पॉजिटिव हो जाए। हालांकि कुछ और रिपोर्ट्स में देखेंगे तो MK ग्लोबल का तो मानना है कि इसी वित्त वर्ष में, कंपनी कह रही है, खुद मैनेजमेंट कह रहा है कि अगली तिमाही में हम पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन MK ग्लोबल का मानना है कि FY26 में कभी भी चारों तिमाहियां जो है उसमें कभी ये मुनाफे में लौटते हुए नजर आ सकते हैं। अब ब्रोकर्स की रिपोर्ट जो आई हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड राय है, हर कोई ब्रोकर पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल जैसे मैंने कहा वो कह रहे हैं कि FY27 तक ये अबिडा पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे, तो उनका न्यूट्रल स्टैंस है, वो वेट एंड वॉच करें कब तक ये कंपनी पॉजिटिव होगी या फिर मुनाफे में आएगी। 870 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया। यूबीएस ने भी न्यूट्रल की राय दी है, लेकिन वो न्यूट्रल रहने के बावजूद 1000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, जो कि मौजूदा लेवल से ठीक ठाक अपसाइड बताता है। MK ग्लोबल कह रहे हैं इसी साल ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि इसी वित्त वर्ष में, तो उन्होंने 1050 का टारगेट दिया है। सबसे ज्यादा बुलिश है JM फाइनेंशियल, जिसने बाय की रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, ऊपर की ओर अपग्रेड किया है। पहले 1000 रुपये का टारगेट इनका भी था, जैसा अभी यूबीएस और MK ग्लोबल ने दिया है। अब ये टारगेट इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 1070 रुपये, 70 रुपये का इजाफा इन्होंने अपने टारगेट प्राइस में किया है। तो अगर आप मोतीलाल और यूबीएस को देखेंगे तो वो न्यूट्रल है, हालांकि यूबीएस 1000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन JM फाइनेंशियल और MK ग्लोबल 1050, 1070 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस स्टॉक को लेकर वो बहुत बुलिश हैं। तो यानी ब्रोकर्स, या कह सकते हैं कुछ ब्रोकर्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, तो पर लेकिन सर क्या कुछ ट्रिगर्स हैं, क्योंकि निवेशक के लिए भी तो जानना जरूरी है। ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, दैट इज फाइन, ट्रिगर क्या है? नहीं, ब्रोकर्स की रिपोर्ट में भी तो कुछ तो ऐसा देखना पड़ेगा ना, आखिर जो बुलिश है या फिर जो तेजी का व्यू बना के चल रहे हैं उसमें रीजन क्या है, या फिर कहाँ से ग्रोथ आएगी, ट्रिगर पॉइंट क्या बनता हुआ बनेगा दिखेगा इस कंपनी के लिए। 4-5 चीज़ें हैं, मैंने जो रिपोर्ट्स को खंगाला है उसमें देखेंगे तो पहली चीज़ जो है UPI के ऊपर MDR जो है वो री इंट्रोड्यूस हुआ है। तो MDR री इंट्रोड्यूस होना तो इनके लिए एक रेवेन्यू का एक नया एवेन्यू खुलता हुआ दिखा है। प्लस अगर आप देखेंगे अभी तक जो नंबर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं Q4 या फिर FY25 फाइनेंशियल ईयर एज अ होल, मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है, खर्चों में कमी की है, उसका इंपैक्ट हमने नंबर्स में बनता हुआ दिखा, जिस वजह से Q4 में अगर ये वन टाइम लॉस आप हटा देंगे तो नंबर आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा। तो खर्चों में जो कमी है उसका असर आपको देखने को मिलेगा, एक तो MDR, दूसरा खर्चों में कमी, तीसरा कह रहे हैं कि पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत रहेगी। अभी मैंने आपको नंबर बताया किस तरह से इनके डिवाइसेस ऐड हुए हैं, कैसे इनके मर्चेंट बेस में इजाफा हुआ, मर्चेंट लोन कैसे बढ़े हैं, और उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू ने उसने कैसे ऐड किया है। इसी से आप देखेंगे इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यूज हैं वो ड्राइव होते हुए दिखेंगे। दूसरी बात, अब वो जो अदर इनकम वाला नंबर था, याद है आपको, मैंने कहा था अदर इनकम बढ़ी है। इनके पास कैश बैलेंस काफ़ी अच्छा है, कैश बैलेंस से ट्रेजरी इनकम बोलते हैं या फिर अदर इनकम बोलते हैं, तो ट्रेजरी इनकम जो है वो काफ़ी मजबूत रहेगी, तो ये भी एक ट्रिगर के रूप में काम करेगी। आपके रेवेन्यू में नहीं जुड़ेगी अन्य, मैं मानता हूँ कि रेवेन्यू के नीचे अदर इनकम आती है, लेकिन मुनाफे में तो जुड़ती है। तो पैसा आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, आपको तो मुनाफा चाहिए, मुनाफा आना चाहिए, पर शेयर मुनाफा, उसी के ऊपर तो आपकी प्राइस डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी बात जो कि इस तिमाही में भी दिखी, ईसॉप या फिर जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो अब आपको नहीं दिखेगी, उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप खर्चे कम होंगे, आपके ऊपर वन टाइम जो इम्पैक्ट्स हैं वो कम होते जाएंगे, आपने एक ही तिमाही में सारा असर ले लिया, तो अगली तिमाही में उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं मोटे रूप पे जो कि इनके लिए ट्रिगर्स के रूप में काम करेगी, रेवेन्यू और मुनाफे के फिगर में। बिल्कुल, पर इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है निवेशक, यानी आप लोग, आपके लिए किसी की क्या सलाह है वो अब सर से समझते हैं। सर, ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इस पूरे मुद्दे में कि कोई पेटीएम का शेयर
ले रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई सलाह किसी की तरफ से? देखिए, जैसे ब्रोकर्स की राय मिक्स है ना, रिपोर्ट्स में ऐसे ही कुछ कुछ मैंने और भी ब्रोकिंग हाउसेस से जिनसे हमारी बात होती है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट आते हैं हमारे पास, जिनसे बात होती है हमारी, उनसे मैंने राय ली, उनकी राय भी मिली जुली है। कुछ बेरिश हैं या इन द सेंस बोल रहे हैं कि न्यूट्रल हैं हम, शेयर से दूर रहना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि हाँ टारगेट ऊपर के भी आ सकते हैं। तो मैंने AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि इस बार के नंबर्स ठीक है, इंप्रेसिव थे, एडजस्टेड बेसिस पर ये EBITDA पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन तिमाही आधार पर अभी भी ये घाटे में है, पॉजिटिव नहीं हुए हैं। तो जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाते तब तक आप इससे दूर रहिए, इसको आप अवॉइड कीजिए। प्योर फंडामेंटल राय है, जब तक कंपनी मुनाफे में नहीं आ जाती तब तक आपको इससे दूर रहना चाहिए। अब शेयर भाग गया, ठीक है, बाजार पहले से ही डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, कॉशियस रहिए, जब तक मुनाफे में नहीं आ जाती इससे दूर रहिए, इसको आप अवॉइड कीजिए। हालांकि स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी का मानना है कि उनका शेयर पर पॉजिटिव नज़रिया, बुलिश नज़रिया है। 1025 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। चाहे आप मौजूदा निवेशक यानी कि पहले से रखे हुए हैं शेयर आपके पास, या फिर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, आज का जो लो है 808 रुपये का, ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके साथ आप इसमें 1025 के टारगेट के लिए उतर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 808 डिफाइंड है। अगर आप इतना नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं तो 1025 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। BNK सिक्योरिटीज़ के रचित खंडेलवाल जी से भी मैंने बातचीत करी। उनका ये कहना है कि जो मौजूदा निवेशक हैं वो 980 से 1020, अभी संतोष मीना जी ने भी 1025 का लेवल दिया, ये भी कह रहे हैं कि 980 से 1020 ये रेंज है जहाँ पे जो मौजूदा निवेशक है जिनके पास रखा हुआ शेयर, वहाँ पे वो मुनाफा वसूली कर लें। फ्रेश खरीदारी अभी ना करें, फ्रेश खरीदारी के लिए डिप्स का वेट कर लें, गिरावट का वेट कर लें। 680 से 720 ये रेंज अगर आपको मिलती है, इस रेंज में दोबारा मिल जाता है, किसी भी कारणवश बाजार की गिरावट, सेंटीमेंट या कोई और खबर आ जाए तो इस रेंज में मिले तो आप फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। बादल छट रहे हैं जो दिक्कत थी इनकी, लेकिन आप इस लेवल पे मत खरीदिए, बल्कि जिनके पास है थोड़ा सा ऊपर जाए तो मुनाफा वसूली करें, और नीचे में वेट कीजिए 680 से 720 की रेंज में, जहां आप दोबारा पेटीएम के शेयर को खरीद सकते हैं। जी, तो बिल्कुल फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना चाहिए, और बाकी मिली जुली राय है सबकी। आपको पूरा ये आकलन कैसा लगा होगा उसके अनुसार अपनी राय आप बना सकते हैं। सबकी राय और ब्रोकरेज की राय आपको मिल गई है। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आई होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया लोगों को ये जानकारी देने के लिए। पेटीएम से जुड़े बहुत सारे लोग परेशान हुए होंगे अपने IPO के टाइम के लिए, वे तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, पर ठीक है। आपको ये राय कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए Money9। नमस्कार।